वेलकम। चैप्टर 4 का नेम है पावर्स एंड रूट्स। अगर हमने कई बार सेम नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे 5 को 4 टाइम्स ऐड कर दिया। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 5। कैसे, देखो, अब इन सबको ऐड करो तो क्या होता है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आता है, 20। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेम नंबर की एडिशन कर दे या फिर उसकी उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, उस नंबर के अगर हमें 4 बार उनको ऐड करना है सेम नंबर को, तो 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर को, तो आंसर सेम आएगा। जैसे देखो, फिर से बताता हूँ मैं आपको। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे 2 है और 2 हमारे पास है 5 टाइम। ओके, देखो अब ऐड करो, तो 2 को 5 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10। बट अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तब भी क्या रहे, 10। तो इसका मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है। अगर हम किसी नंबर को कई बार ऐड कर दे या फिर उसी नंबर से जितनी बार वो रिपीट हो रहा है नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मल्टीप्लिकेशन है एडिशन होता है। ओके, और इसको अगर मैंने आपको जैसे एक वैल्यू लेके समझा दिया, एक बार 5 एक बार 2, बट अगर इसको हम थ्योरेटिकल पढ़े तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने अगर ए को, ठीक है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 5 2 8 12 कुछ भी, तो इसको अगर मैं मान लो 4 टाइम्स लो, ठीक है, 4 बार इसको ऐड कर दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई ए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि हमने ए को 4 बार ऐड किया, इसका मतलब है कि ए को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर सेम आएगा। तो ऐसे ही अगर ये चीजें, देखो क्या होता है, अब यहाँ पे हमने 4 नाम दिया, देखो देखो यहाँ पे जैसे ए है, ठीक है, ए की जगह हमने क्या लिख सकते हैं हम, 5 7 10 12 13। तो ऐसे ही एक बहुत सारे आगे नंबर के लिए होता है एन, ठीक है, जैसे हमने अगर इसको ए प्लस ए प्लस ए प्लस, इसको हमने एन टाइम्स ऐड कर दिया, ठीक है, एन टाइम्स अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तब क्या होगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ 4 था, यहाँ पे ए था, ए की जगह तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, ये कुछ भी, पर जितनी बार इनको ऐड करना है उसको लिखेंगे हम एन की जगह। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन मल्टीप्लाई ए। समझ आ गया होगा कि ये ए तो वो चीज है कि हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं, तो अब ये कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही सेम कितनी बार ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टाइम्स मतलब कितनी बार, तो उसको वहां एन लिखें। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम किस नंबर को ऐड कर रहे थे, अब यहाँ 5 वाले में हम 5 को ऐड कर रहे थे, तो ए तो यहाँ पे हमारा 5, पर इसको कितनी बार ऐड किया, 4, तो एन यहाँ हम 4 लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले में जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे देखो एन की जगह हमने 4 लिखा, ए की जगह 5, तो आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होती है, आप बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना होगा, बट जो सोल्व भी करने होते हैं क्वेश्चंस, तो मैं आपको थ्योरी भी करवा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स भी करवा रहा हूँ। हमने 5 को कितनी बार ऐड किया, 4 बार ऐड किया था, तो अब हम 5 को क्या करेंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, 5, यहाँ पे 5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं आप, इसको देखो, इसको क्या है किया कि हमने ये 5 को जितनी बार लिखा है इसको लिख दो यहाँ नीचे, ठीक है। अब एडिशन में तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो चीज लिखी जितनी बार होगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये एडिशन में तो क्या होता था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाते थे उसको, पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई में ये ऊपर लिखा जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। ओके, तो जो पावर का कॉन्सेप्ट हमारा है वो यहीं से है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पावर वाला कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ ये। और अभी जैसे देखो, फिर से मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो कि हमारे पास है 6, और 6 को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 5 टाइम्स। ओके,
5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो इसको क्या करेंगे हम, 6 को तो ऐसा कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब जितनी बार हो रहा है तो वो 5 टाइम्स हो रहा है, तो हम इसके ऊपर 5 लिखेंगे। ओके, तो इसको अगर मैं थ्योरेटिकल लिखना चाहूँगा, अब देखो इस आपको पहले वाले से ही जल्दी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आएगा, क्यों, क्योंकि आपने ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया है, तो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इसमें यहाँ पे हम 6 की जगह ए लिख लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो थ्योरी है, ताकि आप खुद भी बुक पढ़ो तो आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको मान लो ए है, ठीक है। तो ए कितनी बार कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो ए की पावर 6 लिख देंगे। ऐसे ही ये ए एन टाइम्स हो जाए तो क्या हो जाएगा, इस 6 की जगह जो ये हमारा 6 है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एन। ओके, इस 6 की जगह हमने क्या लिख दिया, एन। सिंपल। तो यहाँ पे अगर ये हमारा n टाइम्स चलता है और मतलब n टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करता है, अब n टाइम्स का मतलब क्या है, a की जगह हमने कुछ भी नंबर ले लिया, 5 7 10 12 15, ठीक है। और इस n का मतलब है कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया, तो अब जितनी बार भी मल्टीप्लाई करवाएंगे उतने टाइम यहाँ लिख देंगे। अब जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, अभी मैं एक और बता देता हूँ। जैसे देखो 2 को मैंने 4 टाइम मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, तो 2 की पावर 4 ऐसे। अब यहाँ पे क्या है कि a क्या हमारा 2 और n क्या हमारा 4। तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये, क्योंकि क्या होता है कि नोटेशन ऐसे मिलती है आगे, ठीक है। अब अगर ऐसी कोई चीज लिखी मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमने उसमें क्या किया है, हमने उस चीज को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। अगर n लिखा मिल जाए, ठीक है, उसका क्या मतलब होता है कि हमने उसको n टाइम मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो इसमें ऐसे ही है। और अगर आपको जैसे एडिशन में अगर ऐसे कोई चीज लिखी मिलेगी तो आप क्या समझोगे कि हमने ऐड किया। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान देने वाली बात है, एक तो है यहाँ पे 4n और यहाँ पे मान लो 4n और एक है 4 रेज टू पावर n, दोनों में डिफरेंस है। जब ये लिखा मिलेगा आपको तब तो क्या होगा, जब आपको 4n लिखा मिलेगा तो ऐड होता है, और जब हमें 4 यहाँ पे पावर में n लिखा मिलेगा तो मल्टीप्लाई, ठीक है। ओके, तो मेनली आपको देखो नोटेशन का पता होना चाहिए कि आपको क्या नोटेशन मिल रही है, n मल्टीप्लाई a मिल रहा है या फिर a की पावर n मिल रहा है, ठीक है। तो जब पावर n होते तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना होता है। ओके, सो आई होप आपको ये पावर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब मेन बात आती है कि जब हम ऐसे हमें लिखा हुआ कुछ मिला है तो हम इसको बोलते क्या है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा मिला ये, तो हम इसको बोलेंगे कैसे, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट, ठीक है, या फिर इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट और इंडेक्स। और जो ये हम लिखते हैं इस चीज को, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, सिंपल है। ये जो ऐसे लिखा गया है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। और जो ये नीचे वाला पार्ट होगा इसको बोलेंगे बेस, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको या तो इंडेक्स बोल देते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं। और ये जो चीज़ है ये बोली कैसे जाती है, ठीक है, तो ये ऐसे बोला जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे ये है तो हम इसको बोलेंगे 5 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, 5 टू द पावर ऑफ 4, 5 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लो हमारा लिखा हुआ है ये ए एन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ए टू द पावर ऑफ एन। ओके, अब ए और एन को हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पे ए को चाहिए 5 लिख दो, 10 लिख दो, एन को 10 लिख दो, 20 लिख दो, कुछ लिख दो, वो हमारी मर्जी होती है। या फिर इसको हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं ए रेज टू एन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ए रेज टू एन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ए रेज्ड टू एन। ओके, और इसको क्या, जैसे यहाँ क्या लिखेंगे 5 रेज टू, यहाँ पे अपने यहाँ कितने 4, तो यहाँ पे 4। ओके, सो ये बोलने का तरीका आप कुछ भी बोल सकते हो, इसका ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो,
या फिर हम डायरेक्ट नॉर्मली में ऐसे बोल देते हैं कि 5 की पावर 4 की 5 की कितनी पावर है 4, ऐसे भी बोल सकते हैं अब। ठीक है, बट हमें अगर मैथमेटिकली हम बिल्कुल अच्छे से बोले, ठीक है, तो उसमें हम बोलते हैं कि a⁴, यहाँ पे n और यहाँ पे 5 है, और 4 की बात करें तो 5⁴। तो जैसे अब हमारे पास मान लो यहाँ पे हो अगर 8 और यहाँ पे 4, तो क्या बोलेंगे 8⁴, कि हमने 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 टाइम्स। समझ गए? तो ये चीज़ जस्ट मल्टीप्लाई वाले में हमें ध्यान देनी है, प्लस वाले में जस्ट नॉर्मल आप ये बोल सकते हैं कि 4n an ऐसे करके। यहाँ पे आपको क्या है कि ये पावर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओके, तो इसको हम बोलने का हमारा एक तरीका होता है, वो हमें फॉलो करना चाहिए। अब आती है बात लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, तो हमारे पास 3 लॉज है जो हमें पढ़ने हैं। लॉ का मतलब होता है एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। सो अभी मैं पहले एग्जांपल के वे से बताता हूँ और फिर आपको जो लॉ है उसको बताऊंगा। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी, मान लो कि हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, हमने किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2⁻³ और ये 2⁻² को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को। तो कैसे करवाएंगे, ये लॉज हमारी यही बताती है। तो इसका मतलब, अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि पावर में ऐसे लिखा है तो मल्टीप्लाई करवाया गया है, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कितनी बार करवाया, 3 टाइम्स। ओके, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करवाया है, 3 टाइम्स। ओके, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाया है 2 टाइम्स। तो ये, तो अब ये कितनी टाइम हो गया टोटल, 5 टाइम्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी हो जाती है 5, 2⁻5। यहाँ ये ऐसा क्यों आया, ठीक है। अब आप देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये ऐसा क्यों लिखा हुआ था, ये यहाँ पे ऐसा इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि हमारे पास क्या था कि हमारे पास यहाँ पे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करवाया हुआ था। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लिखा था, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया था तो ऐसे लिखा था। पर अब इसको हमने कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखने के बाद ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। अब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे 2⁻, यहाँ पे जो पावर होती है 2 की वो क्या बन गई 5। ठीक है, तो 2⁻5। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो, ये हमने जस्ट नॉर्मल सोल्व किया, पर इसके पीछे हमारी एक लो बनती है। वो लो क्या बनती है, देखो हमारे पास ये दोनों सेम थे, यहाँ भी 2 था यहाँ भी 2 था, मतलब बेस क्या है हमारे पास, सेम। तो अगर बेस सेम है 2 और 2, और इनकी जो पावर जो यहाँ पे हमने रेज टू किया, यहाँ पे ये 3 और 2 है और इनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ देखो हमारा क्या आया 2⁻5। समझ गए? अब 2⁻5 कैसे आ गया ये मैंने आपको यहाँ समझाया, पर इसको हम बिना, जो ये हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो के भी हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। वो कैसे, कि देखो 3 और 2 को ऐड कर दो, 3 + 2 कितना होता है 5। तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, मतलब अलग से कुछ नहीं करना कि हमें कोई कैलकुलेशन करनी है। हमें जस्ट हमने देखा कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे हमें याद है, लो याद है, ये क्वेश्चन आया, जस्ट उसको अप्लाई कर दो लो को। और लो क्या बोल रही है कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है और उसकी पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी को मैं अगर थ्योरेटिकली लिख के बताऊं, मैं आपको पहले एग्जांपल से बता रहा हूँ फिर थ्योरेटिकली, क्योंकि एग्जांपल से सीखना आसान होता है थ्योरेटिकल से के कंपैरिजन में। तो अब देखो यहाँ 2, जैसे हमने पहले जो वीडियो उसमें कैसे लिख रहे थे हम a, ठीक है, और उसकी पावर n, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एक और नंबर ले लिया a, क्योंकि हमें बेस तो सेम रखना है तो हम a ही लेंगे। पर जो पावर है यहाँ पे रेस टू है, वो कुछ भी हो सकता है, मतलब इस नंबर के सेम भी हो जाएगा, डिफरेंट भी हो जाएगा, तो हम इसको मान लेंगे m। ठीक है, m और n क्या है, कुछ भी, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे माना n, इसको माना m और इसको माना a, तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख दिया, ये a सेम है। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ क्या बना, ये हमारा ए हमारा सेम रहेगा, बेस को ऐसे कैसा लिख दो और जो पावर्स है उनको ऐड करवा दो n+m। तो ये आपकी बुक में ऐसे लिखा दिख रहा है आपको। तो ये आया कैसे, मैंने आपको ये समझाया, ये ऐसे आया है कि, और इसका यूज क्या होगा, इसका यूज यही होगा कि अगर आपको कोई भी दो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल देगा, तो आपको ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे करके लिखोगे फिर उसको फिर लिखो, नहीं, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे हम मेनली क्या होता है कि एग्जाम टाइम में जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे पहली बात हम क्योंकि आईआईटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है टाइम की, बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं लिमिटेड टाइम में। तो इसलिए हमें जितना ज़्यादा शॉर्ट हमें पता होगा, हमें लॉन्ग भी पता होना चाहिए जो बड़े बड़े मेथड्स होते हैं जो कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दूसरा हमें जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, हमें ऐसे मेथड्स का भी पता होना चाहिए, ऐसी जो भी हम लॉज वगैरह कह सकते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, उनका पता होना चाहिए। अब हम इसी को देख के एक एग्जांपल करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, अब हम हमें क्या टर्म्स दे दी, 3 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 और पावर 5। अब हमें ये डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट क्या आ गया, यहाँ से मैच करो, ए हमारा क्या है 3, तो 3 लिख दो, लिख दिया। अब पावर क्या है हमारी n और m, तो उसको क्या करना है, हमें ऐड करना है और लिखना है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 + 5 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको ही अगर हम बड़े मेथड से करके मतलब पूरा सोल्व करके करें तो क्या होगा, 3 रेज टू 2 और 3 रेज टू 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 × 3 दो बार, फिर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 को 5 टाइम्स, ओके, 3 को कितनी बार 5 टाइम्स, तो ये कितना हो गया हमारा, क्योंकि ये टोटल कितना कितनी बार हो गया मल्टीप्लाई 7, तो हम 3 पावर 7, यही हमारा यही आया। तो हमें ये इसको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट इसको सोल्व कर दिया डायरेक्टली। ओके, तो यही होती है लॉस, और इन्हीं का हमें यूज करना होता है जब हम एग्जांपल्स करेंगे और हमें हमारा अगर टाइम सेव करना है उसमें एग्जांपल करते वक्त। लो 2 जो सेकंड लो है उसके बारे में। ओके, तो पहले वाली लो में क्या था कि हमें दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस है उसको मल्टीप्लाई करना था और उसका रिजल्ट क्या आएगा वो लो की हेल्प से हमें सोल्व करना था। अब इस बार हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, तो अगर मान लो हमारे पास क्या है, और जिसने पहले वाली वीडियो देखी तो उसके लिए और भी ये इजीली समझ आ जाएगा उसको। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर हम मान लेते हैं 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तब यहाँ, ठीक है, तो इसका हमारा लो होती है वो क्या होती है, an × am, और ये an+m, ये ऐसे लिखा जाता है। अब इसको यहाँ से मैच करो, तो यहाँ पे a क्या है 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, और n क्या है 3, m क्या है 2, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दो, तो यहाँ पे प्लस ये 3 + 2 हो जाएगा 5, तो ये हमारा आ गया आंसर। ये था जो फर्स्ट लो बताई मैंने जिसमें हम मल्टीप्लिकेट कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे। अब हम देखते हैं डिवीजन वाले में कि अगर कोई दो नंबर का हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2 की पावर हम 4 कर देते हैं, 2 × 4 डिवाइड 2 × 2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका ऐसे लिखेंगे 2 को 4 टाइम्स, इस पहले देखो हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। पहले मैंने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस नोटेशन का मतलब क्या है, ये कहाँ से आई, अगर आपको यही नहीं समझ आएगी तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, आपको पहले वो समझना है। फिर सेकंड जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया लो के बारे में, 2 की पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अब इसको हमें डिवाइड करवाना है, तो एक बार ब्रैकेट ये लगा देते हैं हम, और इसको डिवाइड करवाना है 2 × 2 से, तो यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स। तो इसको अगर हम अपने तरीके से लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 ओके, और यहाँ पे डिवाइड का मतलब होता है ये ऐसे। तो अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। अब इस एक 2 से तो एक 2 कैंसिल, इस एक 2 से ये वाले दो
कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि नीचे डिवाइड में 2 है। तो ये क्या बन गया हमारा 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई ही बचेगी, क्योंकि 2 बार तो वो कैंसिल ही होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2, तो ये क्या बच गया हमारा 2 अब इसी को मैं लो की फॉर्म में बताऊंगा, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आपको ताकि समझ आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसको हम ए लिख सकते हैं ऐसे। ए हमारा बेस सेम रहना चाहिए, इसको बोला जाता है बेस। बेस दोनों में सेम होना चाहिए। ये जो पावर है वो चेंज हो, अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये 4 है, तो इसकी जगह हम n ले लेंगे। ये क्या है हमारे पास m, जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया सेम वही। ओके, और यहाँ पे इसको क्योंकि क्या किया है डिवाइड, तो जब मल्टीप्लाई किया था तो हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस नहीं होता माइनस होता है। और वो क्यों हुआ आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे जब डिवाइड किया तो टर्म्स कम हो गई, ज्यादा नहीं हुई। यहाँ पे क्या हो रहा था, टर्म्स ज्यादा हो रही थी, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये प्लस हो रही थी। यहाँ पे तो कम हो गई, यहाँ पे जैसे 4 टर्म थी तो बची कितनी 2। ओके, और सो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये याद रखना, मल्टीप्लाई में हमेशा क्या होता है ऐड, जो ये पावर वाला पार्ट है, और डिवीजन में होता है सब्ट्रैक्ट। ओके, दो ही चीज होती है, एक होता है कि एडिशन और एक होता है सब्ट्रैक्शन। लो वन हमें क्या बोल रही है कि अगर हम दो नंबर्स को, अगर जैसे हमारे पास एक्सपोनेंशियल ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं दो एक्सप्रेशंस को, तो उनका आंसर क्या आएगा, जो बेस होता है वो सेम रहता है और जो पावर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ हमें बोल रही थी अगर हम यहाँ पे ये सेम रहेगा, इसको अगर बस डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दें तो उसमें क्या होगा, जब पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या डिफरेंस आया, जो पावर्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई में ऐड होगी और डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होगी। वो क्यों होगी वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी टर्म्स इंक्रीज होती है, बट हम डिवाइड करते हैं तो हम कुछ टर्म्स कट जाएगी। और याद रखना कि ये जो जैसे ए है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे ए है, ए को हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पे हम 4 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 2 टाइम एन को, और यहाँ पे 4 को यहाँ पे 1 टाइम ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बना, 4 2 + 1 4⁻³ ओके, इसको हम वैसे सिंपली लिखना चाहे तो हम ये लिखेंगे 2 टाइम्स था तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये 1 टाइम है तो सिर्फ 1 टाइम, तो ये कितना आ गया 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया 4⁻³ तो हम ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर सेम है। फिर उसके क्योंकि वो बनाई है ऐसे है फॉर्म, उसमें आपको जस्ट पुट करना आ जाएगा, इसमें आपको देखना होता है, तो इसलिए आप लॉस का यही यूज है। अब आप अगर जब डिवाइड करना है, सेम सेम क्वेश्चन को मैं डिवाइड भी करके बता रहा हूँ। हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं। तो डिवाइड जब किया तो इसको हम क्या करेंगे 4 2 - 1 हमारे लो के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 4⁻1। ओके, बट इसको हम अगर नॉर्मली वे से करें तो ये 4 को 2 टाइम लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो ये 4 से एक 4 कैंसिल होता है, तो ये सिर्फ 4 बच जाएगा। और सिर्फ 4 को हम क्या लिखते हैं 4⁻1। ओके, तो ये, और अगर हम नॉर्मली 4 लिखे तो बात एक ही होती है। सो आपने अभी एक ही नई चीज और सीखी कि जो 4⁻1 लिखा होता है या फिर 4 के रेस टू में हम कुछ नहीं लिखे, तो बट दोनों सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। अब हम बात करते हैं लो 3 की, कि लो 3 हमें क्या बता रही है। जब हम लो 3 की बात कर रहे हैं, ओके, सो लो 3 हमें बताती है अगर हमने, जब अभी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 4⁻1, तो यहाँ पे 4 मतलब बात एक की होती है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे 1 की जगह क्या हो जाए 0, 4⁻0, तो क्या होता है वो 1, ठीक है। ये अब जैसे मान लो 4 का ही बताता हूँ मैं, 4 0 है तो 1, 4 1 है तो 4, 4 2 है तो क्या होता है, यहाँ पे 4 × 4 करेंगे जो कि क्या हो जाता है 16, ठीक है। ऐसे फिर आगे चलता रहता है। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, हमें थर्ड लॉ में ये वाली बात ध्यान से
पढ़ने वाली बात है कि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या लिखी जाए, जो पावर है वो क्या लिखी जाए 0, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो अब जैसे ए फॉर एग्जाम्पल बुक के अकॉर्डिंग जो हम लैंग्वेज की बात करें तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं ए और फिर 0, और ये हमेशा क्या होगा 1। ए कुछ भी हो सकता है, अब जैसे ये 10⁻0, 10⁻0 1, तो ये सब सेम है। 0 हम किसी की भी पावर कर देते तो वो सब सेम हो जाता है और 1 बन जाता है। तो अगर हम मान लो कहीं पे हमारे पास इसका यूज हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कहीं पे हमें 1 की जरूरत, मतलब जैसे हमें इस नंबर की जरूरत है, जैसे मान लो 4:0, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे 2 है, 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई तो हम कभी भी कर सकते हैं। अब इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 4:0, हम इस 1 की जगह ये लिख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4:0 का मतलब क्या हुआ 1, और 1 की जगह हम सेम नंबर को अगर हम अलग तरह से लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ये 2 है, ठीक है, मैं अगर बात करूँ 2:2, अब इसकी जगह मैं अगर 4 लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बात तो एक ही है। तो ऐसे अगर 4:0 है तो यहाँ पे 1 लिख दूं, या फिर 1 की जगह ये लिख दूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे 4, 5, 10, 11, 12 जितने भी नंबर है किसी की भी पावर हम 0 ऐसे अगर लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है 1। तो ये आपकी तीनों लॉज थी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। क्योंकि क्या होता है देखो, अभी जैसे आप, मैं 6th क्लास का करवा रहा हूँ तो यहाँ पे नई नई चीजें स्टार्ट हुई है, बिल्कुल बेसिक है, जस्ट स्टार्ट हुई है, आपको नई नई चीजें ही पता चलेगी। बट जैसे आप अगली क्लासेस में जाओगे 7th 8th 9th 10th, ये रिपीट होंगी, ये चीजें रिपीट होंगी, बट वहां पे आपको उस लेवल पे इनको नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे बोला जाएगा कि हमने आपने 6th में पढ़ा है। और वो क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि अगर उस टाइम पे 6th वाला पढ़ाने लग गए तो फिर 7th वाला कब पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता जाता है। तो इसलिए आप अगर 6th से स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन, 6th क्लास से ही पढ़ रहे हो, तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। और दूसरा मेन चीज़ है कि आपको इन चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है, याद रखनी है, प्रॉपर रजिस्टर बनाओ। ठीक है, रजिस्टर से क्या होगा कि आपको जैसे अभी 6th क्लास कंप्लीट कर रहे हो, फिर 7th 8th, तो जब आप 11 12 तक पहुंचोगे आपके पास प्रॉपर रजिस्टर और खुद के नोट्स हो। नोट्स क्या बोला जाता है कि जो नोट्स वो होते हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपको अलग अलग एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ कि जैसे पहले एग्जाम्पल करा रहा हूँ फिर वो थ्योरी लिख रहा हूँ। तो ये नोट्स होते हैं, आप इनको लिखो साथ ही साथ। उससे क्या होगा कि जब आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, आप खुद पढ़ोगे तो उस टाइम पे एक तो आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा, दूसरा आपको याद रहेगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि अभी जस्ट इस साल में कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम जो आईआईटी का, ये तो बेस फाउंडेशन है। जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा वो तो 12th के बाद होता है, मतलब जो आपको कहीं एडमिशन लेना है तो 12th के बाद लोग, ऐसा तो है नहीं 9 10th के बाद ले रहे हो आप। ओके, सो वो पेपर जो अटेम्प्ट होता है वो 12th में होगा, 12th के बाद होगा। तो अभी तो काफ़ी साल, 6 7 साल है, या फिर जो 9 10th का स्टूडेंट वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी 2 3 साल है अभी। तो मेन चीज़ आप रजिस्टर बनाओ, नोट्स बनाओ, ओके, और फिर उनसे पढ़ो और आपको इजी वे में समझ आएगा। पहले प्राइम फैक्टर्स को टेबल की फॉर्म में सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 900 है, ओके। फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 सबसे स्मॉल नंबर देखते हैं तो ये 450, फिर हमारा 2, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और फिर हमारा ये हो जाएगा 2 और ये 5। फिर अब देखो 2 पे नहीं जा सकता, ये 3 पे नहीं जा सकता। अब क्यों नहीं जा सकता, ये मैंने आपको लॉजिक बताया था डिविजिबिलिटी वाले में, देखते ही पता चल जाएगा कैसे। यहाँ पे देखो 2 से अगर किसी को भी डिवाइड होना है, हम ये डिवाइड ही कर रहे हैं ना नॉर्मल, तो कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तभी हो सकते हैं जब उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। यहाँ पे 5 है, तो अब हम 3 से डिवाइड देखेंगे। 3 से डिवाइड करके देखो, 3 को क्या वहां पे रूल था, 3 में क्या होता है कि इन सब डिजिट को ऐड कर दो और डिवाइड करके देखो 3 से। तो ये क्या ऐड करने के बाद 2 2 4 और 5 9, 9 बना, 9 3 की टेबल में आता है, डिवाइड होता है, तो इसलिए ये 3 पे ये नंबर डिवाइड होगा। अब डिवाइड करके देखते हैं, 3 की टेबल में 7, और फिर ये 15 5 75, ओके। फिर अब उसके बाद ये फिर से हम देखते हैं 3 की टेबल में आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे ऐड करो 7 + 5
12 आता है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब ये आते हैं 2 में तो ये होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 चल रहा है। अब 3 से फिर से देखो तो 5 2 7, बट ये 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा 25, और अब हमारा नंबर बचेगा 5, जो कि हमें पता है ये लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है, तो ये 5 की टेबल में 5 पे। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे जस्ट इसको लिख देते हैं, जो भी हमारे फैक्टर साइड 2 टाइम्स है तो 2, 3 भी 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे इस 2 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 3 को 3 और 5 को रेस टू 2। तो ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स ही हमारे आगे है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। बट ये जो बुक में आपको ऐसे दिया हुआ है, स्टार्टिंग से ऐसे दिया हुआ है कि हमने जैसे पहले 900 को क्या, जैसे 900 लिखा, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते, 2 इंटू 450। अब ये कैसे लिखा हुआ है, ये देखो 2 को मैंने 450 से यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ पे 450 को फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये बन गया 225। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला 3 ऐड हो गया इसमें, एक और 3 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 75, और फिर उसके बाद ये आ गया हमारा 3 इंटू 3, क्योंकि ये हम ये वाला लेंगे, और फिर 2 भी 2 टाइम्स है और 25। ओके, फिर उसके बाद हमारा आ गया 25 के बाद ये 5 ही, तो यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू 2 ये 2 बार 2 आएगा और ये 5, तो इसको ही हम अगर अरेंज करके लिख देंगे तो ये कैसे आ गया, 2 को 2 बार, 3 को 3 बार 2 बार और 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा यही आंसर आ गया जो ये आया हुआ है। ओके, तो इसको इन्होंने ऐसे किया, बट आपको क्या करना है, आपको पहले इस टेबल की फॉर्म में बना के सॉल्व करना है इसको। अगर आपको आप चाहते हो कि आपको लाइक, पहली बात तो अगर कोई हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो मोस्टली अगर हम एमसीक्यू की बात करते हैं तो उसमें तो आप कैसे भी सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका अगर थ्योरेटिकली स्कूल में कैसे सोल्व करवा रहे हैं आपको, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। बट अगर ऐसे भी करवा तो आपको क्या करना है, पहले टेबल बनानी, क्यों, अब जैसे कितना ईजी हो गया, ठीक है, कितना ईजी है ये, हमने जस्ट इसको ऐसे, यहाँ पे टेबल नहीं बनी हुई बट हमें टेबल बनाने, टेबल से कितना आसान हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हम इसको वही टेबल बना लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक है, जो स्टार्टिंग हुई है वो सेकंड चैप्टर से हुई है। ओके, और अभी जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमें देखना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमें मैंने जो डिविजिबिलिटी वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था आप उसका यूज करो यहाँ पे। यहाँ पे 2 किस किस नंबर को डिवाइड करें, जिसके लास्ट में क्या हो, 0 2 6 8। ओके, बट यहाँ 7 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 से इन सब का ऐड कर दो तो 1 + 6 7, 7 + 1 8, 8 + 7 15, और 3 से 15 डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। तो अब आपको समझ आ रहा है ना कि वो कॉन्सेप्ट का कहाँ यूज हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आता होगा, प्रैक्टिस कर ली, अपने आप समझ आने लग जाएगी कि कैसे क्या कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। अब यहाँ पे 3 से देखो, तो अब हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो ये 5, फिर यहाँ पे 1 बचा था, ओके, तो ये 11 है, तो फिर 3, और फिर हमारा ये यहाँ पे 2 बचा 27, ये 9, तो ये हमारा क्या आ गया 5 3 9। अब हम देखते हैं कि ये किस पे जाएगा, अब 2 पे जा नहीं सकता क्योंकि 9 है पीछे, 3 पे हम ऐड करके देखते हैं, 5 + 3 8, 8 और 9 17, 17 3 की टेबल में नहीं आता, वो भी नहीं होगा। फिर 4 की टेबल में 39 डिवाइड नहीं होता, फिर 5 से हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। फिर हम बात करते हैं 6, क्योंकि 2 और 3 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 6 तो होगा ही नहीं। फिर अब बात करते हैं अब आगे 7 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो अब 7 से डिवाइड करके देखो तो 49 7, तो बचा कितना 4 14, 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये 7 की टेबल में ये 7 7 7 जा 49, और फिर यहाँ पे 4 बचेगा, फिर से 7 7 49,
ठीक है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 ही आता है, तो ये हमारा आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर वही, इसमें भी देखो सेम, तो ये 2 से नहीं हो सकता, 3 से 7 से 14 नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं हो सकता, फिर 6 से भी नहीं हो सकता, तो हम फिर से 7 देखते हैं, और ये तो ऐसे भी क्लियरली दिख ही रहा है कि 7 की टेबल में आ रहा है 11 पे, तो हम इसको फिर से 7, ये हमारा हो गया 11। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 7 × 7 × 11। अब हम पावर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे, रेस टू 2 और 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको 1 लिख दो, 1 तो हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि हम पावर वाले चैप्टर कर रहे हैं तो पावर को हमें क्या होता है कि हमें जैसे जितना ज़्यादा एक्यूरेटली हम चीज़ों को लिख सकते हैं हमें लिखना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब इसको ही जैसे बुक में दिया हुआ मैं आपको बता दें कैसे, 1617 था पहले, ठीक है, उसको हमने क्या किया, 3 × 5 = 39। अब ये वाला आ गया, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको हटाना है, इसकी जगह नीचे वाला लिखना है, और इनको ऐसे ही लिखना है, 3 और एक नई टर्म होगी 7, फिर उसके बाद 7 एक और नई टर्म आ गई, ठीक है, 3 और ये 7 ऐसे ही चला, और यहाँ पे क्या 77 की जगह क्या आ गया 11। ओके, तो ये 3 × 1 7 × 2 11 × 1, ये हमारा आ गया आंसर। टेबल के ऐसे फॉर्म में लिख लो, और फिर उसके बाद आप ऐसे इसको लिख सकते हो। और लास्ट इसमें तो फिर भी इसमें क्या था कि वो जो नंबर है वो बड़ा दिख रहा था, बट कैलकुलेशन छोटी थी। पर लास्ट वाला जो एग्जांपल है 900, इसमें नंबर्स ज़्यादा है, तो इसमें हमें क्या बताना है, राइट द बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं पार्ट में, और इसमें हमें बताना है कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं वैसे आपको बता चुका हूँ पहले ही, बट अभी फिर से बता देता हूँ कि बेस क्या होता है। बेस होता है जैसे हमने कोई भी टर्म ऐसे लिखी हुई है, ये सारी टर्म्स देखो ये ऐसी लिखी हुई है सब, इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ओके, सो हमें यही बताना है कि इनमें जो बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है वही बताना है। ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 8⁻6। तो अब यहाँ देखो सिंपल, यहाँ से मैच कर लो, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता तब आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है, बट हाँ वैसे तो आपको जस्ट नॉर्मली देख के है और बता देना है। देखो यहाँ पे ये ए क्या होता है हमारा बेस, यहाँ पे ये क्या है बेस, तो 8 हमारा बन गया बेस। ओके, और जो यहाँ पे पावर है रेस टू है, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट। ओके, ये हमारा है एक्सपोनेंट। अब आती है नेक्स्ट बात 25⁻11। तो अब हम 25⁻11 लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो इसमें 25 क्या है हमारा बेस, सिंपल, क्योंकि आपको ये पता है, ये पता है तो आप इजीली बता दोगे। 11 जो पावर में लिखा होता है वो क्या है हमारा एक्सपोनेंट। ओके, ये क्या है हमारा एक्सपोनेंट, सिंपल है बिल्कुल। जस्ट आप इससे मैच करो, साथ में अगर क्वेश्चन आए तो पहली बात तो आप प्रैक्टिस ही इतनी कर लोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, बट फिर भी जो पावर में यहाँ लिखा होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इस ओके, और ये क्या है बेस, और इस पूरे का बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ओके, सो अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया है -365 15। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सोचने वाली चीज है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया माइनस, बट ये माइनस इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, ये पूरी टर्म ही चेंज हो गई, ठीक है। तो ये -1 अगर आप इसको इसके साथ लिख देते तो क्या मानते आप बेस, -36 मानते, पर ये -36 बेस नहीं आएगा, ये 36 बेस आएगा हमारा। क्यों, क्योंकि वो तो सेपरेटली लिखा हुआ है -1 मल्टीप्लाई में। ऐसे एक्सपोनेंट हमारा क्या आ गया 15। एक्सपोनेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट हम इजीली देखते ही बता सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा -36 और रेस टू 14। अब यहीं से आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा, इस क्वेश्चन का और इसका। यहाँ पे माइनस बाहर था, बट यहाँ पे माइनस इस पावर के
अंदर है इंक्लूड करना होगा। तो ये हमारा बेस क्या बन गया, यहाँ पे हमारा बेस क्या बन रहा है, इस हमारा बेस है -36 और एक्सपोनेंट क्या है हमारा 14। 14 क्या है हमारा एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे दोनों में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले वाले दोनों तो आप वैसे भी समझ जाओगे देखते ही, बट इनमें डिफरेंस ये है कि माइनस पावर के बाहर है। तो हमें जब भी कोई एक्सपोनेंट की बात करता है, ये चीज यहाँ पे आपको लग रहा है कि जस्ट आंसर है, बट जब आप कैलकुलेशंस करोगे उनमें अगर ऐसी कोई टर्म मिल जाए, ओके, और आप उसको क्या मान के चल लो, आप ऐसी टर्म को आप ऐसे मान लो, तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग। ठीक है, इसको आप इसके अंदर नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस जो है बाहर है, ये -1 मान सकते हैं, बट यहाँ पे -1 इसको भी मान सकते हैं, बट ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। और ब्रैकेट के ऊपर क्या है हमारा एक्सपोनेंट, तो हमारा इस ये एक्सपोनेंट के अंदर आएगा माइनस, तो इसलिए हम इसको बेस में इंक्लूड करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर है, इस ब्रैकेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मान लो। तो अब ये क्या हो गया 36 रेज़ टू 15। तो यहाँ पे भी कोई माइनस नहीं है, एक्सपोनेंट है, तो हम इसका एक्सपोनेंट है नहीं लेंगे। यहाँ पे अभी जस्ट इसका डिफरेंस आपको दिख रहा है, बट आप जब कैलकुलेशंस करोगे ये छोटी छोटी मिस्टेक ही मैथ्स में पूरा आंसर गलत कर देते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट आते हैं, सब आते हैं, बट आपका अगर ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान से हट गया, आपको ध्यान नहीं रहा इसका, तो आपको पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि देखो, जब भी माइनस की पावर इवन लिखी होती है तो वो क्या है हमेशा +1 बन जाती है। ठीक है, ये बहुत, मैं वैसे बता रहा हूँ जस्ट आपको, ये माइनस है -1, ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट की पावर क्या है 14 रेज़ टू 14, तो ये इवन पावर है, तो इसलिए ये प्लस बन जाएगा। बट अगर यहाँ पे प्लस बन ही नहीं सकता ये, क्योंकि इसकी कोई पावर ही नहीं है। तो अगर आप इस माइनस को अंदर रख लो, यहाँ तो क्योंकि 15 है वैसे भी, तो पावर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इस माइनस वाले को ब्रैकेट से बाहर लिख दो, ठीक है, तो क्या होगा, बाहर ये माइनस का ही रह जाएगा, और ये माइनस का रह गया, पर क्वांटिटी तो हमारी प्लस होनी है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वांटिटी तो हमारी प्लस बनेगी, पर अगर माइनस हमने ब्रैकेट से बाहर लिख दिया ऐसे ही, तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी पूरी टर्म माइनस में चली जाएगी फिर। ओके, फिर आपको जहाँ पे एडिशन करना था वहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो वो सब एक छोटा सा इसमें जो होता है कि अगर आप छोटा सा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी गलत कर दोगे तो पूरा ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही होता है मैथ्स में, इसलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज का पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होते हैं, a⁻n, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसको लिखते कैसे इस फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी बार 2 कितनी बार है, लिख लो, यहाँ पे जितनी बार 2 है उतनी बार लिखो। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास 6 टाइम्स। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 हमारे पास कितनी बार है 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप इनको लिखो, यहाँ 4 टाइम्स है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये हमारा है 6 टाइम्स और ये है हमारा 4 टाइम्स। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2⁻6, क्योंकि यहाँ पे देखो जो ये बेस होता है ये सेम रहता है जो है, और ये जितनी बार मल्टीप्लाई होता है 6 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो उसको यहाँ पे ऊपर लिखा जाता है एक्सपोनेंट। तो ये क्या आ गया 2⁻6। फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 3 कितनी बार है 4, तो 3⁻4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये नॉर्मली ऐसे लिखा हुआ था और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, आपको अगर पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कर सकते हो। जो नीचे वाला बेस है वो सबका सेम है, और जितना टाइम्स ये होता है उतने टाइम्स उस चीज़ को ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेस और एक्सपोनेंट वाला बताया था, तो ये वही है, ये वाला पार्ट एक्सपोनेंट है, ये बेस है। तो बेस हमेशा सेम रहेगा, एक्सपोनेंट वो होता है कितनी बार रिपीट हुई वो चीज़, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, हम फिर से लिखते हैं सेकंड पार्ट को। यहाँ पे सेकंड पार्ट में लिखते हुए हम देखते हैं क्या है कि 5 आ रहा है हमारे पास 2 टाइम, 7 आ रहा है 3 टाइम, ओके, और 11 आ रहा है 4 टाइम। ओके,
इनको आप जब लिखो, इनको ऐसे वे में लिखो जो कि आपको अलग अलग दिखे। यहाँ पे ये 2 टाइम, यहाँ पे ये 3 टाइम और यहाँ पे ये 4 टाइम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 बेस वही रहेगा और वो कितने बार रिपीट हो रहा है 2, 7 बेस वही कितने बार रिपीट 3 और ये 11 बेस वही रिपीट 4 टाइम्स। तो ये हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, सिंपल। ओके, क्योंकि हमें पता है कि जो बेस है वे ऐसे कैसे लिखे जाते हैं और जितनी बार रिपीट होती है वो चीज़ उसको हम एक्सपोनेंट में लिखते हैं, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम था, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने यहाँ 6 लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 टाइम्स है तो यहाँ 4 लिख दिया। यहाँ पे हमारा 5 2 टाइम्स है तो 2 लिखा। यहाँ पे 7 3 टाइम्स है तो 3 लिखा। 11 4 टाइम्स है तो 4 लिखा। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल है जो आपको इजीली समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल किस पे बेस्ड है, यहाँ पे हम अब ये देखते हैं। यहाँ पे ये बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है। सो सबसे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ, लॉ 1 क्या थी कि अगर कोई भी बेस सेम है और अलग अलग पावर है, ओके, और उनका हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो पावर्स ऐड हो जाती है। ओके, पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड। लो 2 हमें क्या बोल रही थी, अगर हम इनको डिवाइड कर दें, ठीक है, इसी को अगर हम डिवाइड कर दें तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। ओके, और लो 3 हमें क्या बोल रही थी कि किसी भी चीज की पावर अगर हम जीरो लिख दें, एक्सपोनेंट जीरो लिख दें, तो वो क्या हो जाता है, 1। ओके, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट। अगर हम किसी भी बेस का, कोई भी नंबर बेस है, उसका अगर हम जीरो लिख देंगे जो एक्सपोनेंट है, तो वो 1 लिखा जाता है। तो ये मैंने लॉज इसलिए यहाँ लिखी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ओके, सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की। वो जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इस एग्जांपल का, 7 रेज़ टू 4 इंटू 7 रेज़ टू 5। हमें 7 रेज़ टू 4 और 7 रेज़ टू 5 को मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे, सिंपल, हम यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है, हमें लॉज का यूज करना है। अभी पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने आपको अलग अलग करके भी इनको सोल्व दिखा रखा है, बट क्यों कि मैं उनमें आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, तो अब यहाँ पे मैं लॉज का ही यूज करके यहाँ आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट सोल्व करूंगा ये क्वेश्चन। और अगर आपको वो वाला भी देखना है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, सो लो 1 में हम देखते हैं यहाँ पे ये, क्योंकि देखो सिंपल है, हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, सुटेबल लॉज का यूज। तो यहाँ पे कोई इन्होंने लो नहीं बताया कि लो 1 लो 2 को क्या करना है। तो हमें लो 1 कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ डिवाइड का होता तो लो 2 यूज करते। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं होती, जस्ट सिंपल होता, तो हम थर्ड लो की बात करते। ठीक है, उसका तो आई थिंक यहाँ पे यूज है भी नहीं ना एग्जाम्पल्स में। सो अभी इसको क्या करना है, हमें बेस सेम है जो कि क्या है 7, तो 7 लिख दो। एक्सपोनेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई है तो ऐड। तो 4 + 5 9, 4 + 5 क्या हो गया 9। तो ये कैसे किया, ये जो ए था ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, ए क्या है हमारा 7 और एन है हमारा यहाँ पे 4 और एम है हमारा 5। एन एम वैसे आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कुछ कोई भी मान लो सेम ही चीज़ है, ठीक है, बट अलग अलग है। N4 है, M5 है हमारा। ओके, हम ये बोल सकते हैं M4 है N5 है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में ही दिया हुआ है इसलिए। ओके, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ठीक है, दोनों बेस सेम है, ये दिए हुए हैं, तो दोनों की पावर्स को ऐड कर दो। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 5 मल्टीप्लाई 2, 5 रेज़ टू 3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू 6, ये सॉल्व करना है। तो अब देखो ये कितनी भी टर्म्स आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितनी भी टर्म्स आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम दो लेके चल रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये दो दो करके भी समझा देता हूँ, ठीक है। वैसे तो क्या होता है कि आप डायरेक्टली चेक कितनी भी 4 5 6 कितनी भी टर्म्स आ जाए, आपको जस्ट क्योंकि बेस सेम है तो जस्ट ऐड कर दो। पर अगर इसको आप अगर सेपरेटली भी सोल्व करके देखो तो मैं बता देता हूँ आपको, इसको एक बार सोल्व कर लो और फिर जो आएगा उन दोनों को एक बार फिर देखो, मैं बताता हूँ। 5 रेज़ टू 2, ठीक है, अभी इसको सोल्व करो 5, ठीक है, और ये 3 + 6
9। अब ये फिर से 2 ही बच गए, अब इनको फिर से लिख लो 5 और 9 और 2 11, ये आ गया। अब मतलब कोई वो वाली चीज नहीं है, अगर जैसे 4 होती टर्म्स तो पहले इन दो को सोल्व कर लो, फिर इन दो को सोल्व कर लो, फिर हर उसमें से एक बचेगी, फिर उन दो को सोल्व कर लो। सिंपल है बिल्कुल। अभी हमने क्या किया, इन दो को सोल्व किया, ये आ गया। अब ये दो टर्म्स बच गई जो हमारी लो है, पर लो हमें ये नहीं कहते कि जस्ट ये दो टर्म्स, ये तो क्योंकि हमने लिखी दो है, बट यहाँ अगर 4 5 6 जितनी भी टर्म्स है उनका भी ऐसे ही बेस को नीचे लिख दो और ऐड कर दो। वो मैं अब डायरेक्ट अब बता दूँ, तो ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 5 बेस यूं का यूं और इन तीनों को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये 5 और 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11 आ गया सेम। इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि आपको ये लगे कि हाँ, अगर आपको मान लो आप बाय चांस आपके माइंड में कंफ्यूजन है कि 3 आ गई पता नहीं, और आपको को याद नहीं है ये पॉइंट कि ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए नहीं है, ये कितने भी टर्म हो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बट आपके ध्यान हो कि जैसे 2 के लिए होता है, तब भी आप क्या कर सकते हो, पहले इन दो को सोल्व करो, एक टर्म बच जाएगी, फिर ये 2 टर्म बच गई, इन दोनों को सोल्व कर दो, आंसर सेम ही आएगा। बट वैसे आप इजीली याद रख सकते हो इस चीज को कि ये 2 के लिए नहीं है, जितने भी टर्म्स हो सबके लिए है। बस क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बेस सेम रहना चाहिए। बेस अलग अलग है तब नहीं होगा, बेस सेम होना चाहिए, मतलब ये नीचे वाला सेम होना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी टर्म्स दी हुई है। देखो थर्ड 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 5 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 8। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ मैं और 3, क्योंकि हमारे पास जस्ट 2 और 3 में ही सारी टर्म्स दी हुई है। तो 2 की दो टर्म्स है, दोनों को ऐड कर दो, तो 4 प्लस 8 12। ओके, और 3 की क्या टर्म्स है, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 रेस टू 12 3 रेस टू 15। तो ये सिंपल है, क्योंकि ये हम इतना इजीली कैसे कर पाए, क्योंकि हमने पहले भी हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन मतलब एग्जांपल लेके सोल्व कर लिए थे। बट अभी जैसे इसमें हम ऑलरेडी, ये भी ऐसे ही था, ये वाला पार्ट ऐसे था, तो ये भी इजीली आ गया। ओके, अभी ये इसमें क्या किया हमने, दोनों पावर्स ऐड कर दी, बेस वही, इसमें भी वही। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सारी टर्म्स सेम थी तो जस्ट ऐड कर दो, इसमें सारी सेम थी ऐड कर दो, पर इसमें दो तरह की टर्म्स है, तो इसमें क्या है, कंफ्यूज मत होना, इसमें कुछ नहीं है, पहले इन दो को सोल्व कर दो, ठीक है, मतलब इन दोनों को 2 वाले में लिखा जाएगा, इनको 3 वाले में लिखा जाएगा। तो ऐसे हमने लिख दिया और इसको ऐसे लिख के छोड़ दो, यहाँ पे ये सोल्व नहीं करना आगे, ये ऐसे ही लिखना होता है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें जैसे कि लास्ट एग्जांपल था कि हमें सुटेबल लॉज को यूज करके हमें क्या करना है, सोल्व करना है। ओके, सो 3 लॉज है हमारे पास, ठीक है। लो 1 क्या बोल रही है, लो 2 क्या बोल रही है, मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था, अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई करना है हमें, अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई करना है, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड, ये एम आगे लिख लो, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एन पीछे लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रेस टू एम, और ए क्या है, एन माइनस एम, और थर्ड हमारी क्या है, ए रेस टू जीरो को हम क्या बोलते हैं, वन। ओके, सो ये डिटेल में मैंने अलग अलग इनकी वीडियोस बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने आपको शॉर्ट में बताया। इस वाले जो एग्जांपल में हमारी कौन सी लो यूज हो रही है, लो सेकंड, क्योंकि जो इससे पहले वाला एग्जांपल था उसमें लो 1 यूज हो रही थी। लो 3 सिंपल है, ये वैसे किसी एग्जांपल पे यूज हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ही हम करते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 3 रेस टू 4 डिवाइड 3 रेस टू 2। तो अब देखो ये वाली ए क्या है हमारा, 3, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में ये याद रखना जरूरी है, ये लो तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारा बेस क्या दिया हो, 3, मतलब सेम बेस दिया हो, जैसे यहाँ पे भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 है, 5 है, 4 4, अलग अलग बेस है तभी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे 3 है तो जस्ट इनको क्या कर दो, -4 -2।
और इसको मैंने दूसरे वेज में भी पहले भी वीडियो में बताया हुआ है इन्हीं को ऐसे। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, 4 डिवाइड 3 टू 2, तो 3 को 4 टाइम्स, ठीक है, और यहाँ पे 3 को 2 टाइम्स, तो ये कैंसिल, यहाँ पे 2 टाइम्स है, रहेगा 3, तो 3 से 3, 3 से 3, तो क्या बच गया 3 की रेस टू 2, तो 3 की पावर कितनी बचेगी 2, तो ये हमारा वही है। ये देखो मेथड अलग अलग है, ये इसमें मैंने तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करके बताया, बट यहाँ पे आपको ऐसे नहीं सोल्व करना। अगर आपके एग्जाम में ऐसे पूछे कि लो से करो, तो ये ऐसे नहीं सोल्व करके दिखाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इस लो का यूज नहीं किया हुआ, हमें इस लो का यूज करना है। इस लो का यूज क्या है, ये डायरेक्ट। और ये छोटा भी हमेशा, वैसे भी हमें शॉर्ट से शॉर्ट आंसर का ट्राई करना है आईआईटी का जो प्रिपरेशन है उसके लिए, तो हमें यही ध्यान रखना है कि लो जो ये है याद रखनी है। सिंपल, बेस को यूं कहीं लिख दो और जो पावर्स है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 4 - 2 3/2। ओके, सो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, 5 × 7 × 5 फिर ब्रैकेट और डिवाइड 5 6। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। बोर्ड मास आपको याद होगा, बोर्ड मास, ठीक है, तो हमें पहले ब्रैकेट, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें। तो बोर्ड मास का क्या है कि हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। अब ब्रैकेट में क्या है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सेकंड लॉ भी यूज हो गई, फर्स्ट लॉ भी यूज होगी, ठीक है, ये थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन हो गया, इसमें दोनों यूज हो गए। तो अब इसमें क्या है, दो टर्म्स है, इन दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या है, बेस सेम है दोनों का, तो पावर्स फर्स्ट लो यूज करके हम क्या कर देंगे, ऐड 7 + 3 10। अब ये ऐसे डिवाइड में ब्रैकेट हट गया और ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लो यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट लो यूज की मल्टीप्लाई वाली, क्योंकि मल्टीप्लाई करना था और ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। फिर हमने ये डिवाइड, अब इसको डिवाइड वाले लो कर दो, क्या है 10 - 6, ठीक है। बेस हमारा अभी भी सेम है, बेस अगर अलग होता तब हम ये अप्लाई नहीं करते फिर, क्योंकि अब तो बेस सेम है तो इसलिए हम ये लो अप्लाई कर रहे हैं। तो 10 - 6 क्या होता है हमारा 4, 10 - 6 क्या हो गया 4, ठीक है। वैसे भी अगर आप डिवाइड के वे में देखो तो 6 जो 5 के 6 मल्टीपल्स जो है 6 टाइम, वो तो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले से, और 4 ही बचेगा, 5 4 टाइम्स, तो 5/4। बट हमें ये क्वेश्चन लॉस के अकॉर्डिंग ही करना है, तो हम जस्ट ऐसे करेंगे सॉल्व, हम फिर वो ये वाला मेथड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें जस्ट पहले वाले में क्या किया, 4 - 2, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, लो में याद है सेकेंड लो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 3/2। सेम यहाँ पे 1 और 2 दोनों लो यूज हो गई, जो कि काफी अच्छा है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जगह यूज हो रहे हैं। पहले ब्रैकेट और एक और कॉन्सेप्ट बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो पावर अलग अलग है, बेस सेम है 5 5, तो हम इसको लो 1 यूज करेंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड करेंगे, ऐड, ओके। और क्योंकि मल्टीप्लाई है, बट फिर उसके बाद हमारे पास बेस सेम बच गया बट डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट, तो 10 - 6 4। सो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, और जो पावर वाला कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा। सबसे पहले आता है कि स्क्वायर होता क्या है। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि स्क्वायर वो होता है कि जैसे कि हमने किसी भी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को एक बार और खुद से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया 4। तो जो ये 4 बना, मतलब जो 4 आया, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। और ये स्क्वायर किसका है, 2 का। 2 का स्क्वायर क्या आया 4। जैसे मैंने आपको अभी पहले बता दिया है, इसको जैसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको बेस बोलते हैं, और इसको एक्सपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि क्या था कि 2 को हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करवाया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/2, ओके। 2 बार 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ये कंप्लीट, ये जैसे हमने 2² = 4 है, ये इसको क्या बोला जाएगा, स्क्वायर। तो ऐसे ही अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो क्या आता है 9, और 3 3 2 बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको क्या बोला गया, स्क्वायर। और वो नंबर
ठीक है, जैसे ये 9 है, 4 है, इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी नंबर का क्या है, जैसे 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ओके, किसी नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है हमारे पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ऐसे अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, 4 रेज टू 2 इक्वल टू 16। तो 16 भी हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो सिंपल है, हम स्क्वायर किसको बोलते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हमने 4 हो गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 25। तो इसको क्या बोलेंगे, 5 रेज टू 2 इक्वल टू 25। तो 5 का स्क्वायर क्या है, 25। तो ऐसे ही हम पूरी टेबल हम याद रख सकते हैं, इसको 10 तक एटलीस्ट हम याद कर सकते हैं। ओके, जैसे हम अगर नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे कि 6 है, तो 6 × 6 क्या होगा, 36। ओके, तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया, 36। फिर 7 × 7 कितना होता है, 49। तो 7 का स्क्वायर क्या है, 49। 8 × 8, ओके, तो ये हो गया 64। 9 × 9, ये हो गया 81। सो ऐसे ही हम 10 × 10 करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, 100। ओके, एटलीस्ट हम ये 10 तक तो याद रखना ही चाहिए, स्क्वायर कितना होता है। ओके, तो लाइक जैसे हमने बता दिया कि 6 का स्क्वायर 36, फिर उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, 100, 81, 64, 49, 36, 25, 16, 9, 4, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। ओके, मतलब किसी नेचुरल नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, अब जैसे नेचुरल नंबर 5 है, 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या बन गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ओके, और स्क्वायर हम किसको बोलते हैं, अगर किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दे। तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कैसे लिखा जाएगा, 3 रेज टू 2। अब ये देखो, ये 2 है, तो जिस भी जहाँ पे भी ये जैसे इसका 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। ओके, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहले बात आती है कि स्क्वायर क्या होगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया, जैसे हमने यहाँ पे 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या आया, 4। ओके, सो 4 को हम क्या बोलेंगे, 2 का स्क्वायर, और इस 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ वो होंगे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर है। ओके, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये जितने भी नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, इनका जो भी स्क्वायर आता है उसको परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है, सिर्फ उनको। जैसे देखो, यहाँ पे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच में नंबर्स तो और भी है, और वो भी किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर की। तो ये जैसे नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर ये है, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले बात यही आती है कि आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या है। अब जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 का यहाँ पे रेज टू 2, यहाँ पे 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करवाया तो ये क्या आया, 1 ही आया। सो 1 को तो आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा लो, हमेशा 1 ही आता है। ओके, ये बात हो गई हमारी स्क्वायर्स की। ओके, और आपको जैसे थ्योरेटिकल भी आपको पता चल गया होगा कि जैसे मैंने आपको हर उसमें यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2, तो ऐसे ही स्क्वायर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, ए और उसके रेज टू 2। ओके, इस ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर को। ओके, सो आपको यहाँ पे स्क्वायर के बारे में पता चल गया होगा कि हम स्क्वायर कैसे लिखते हैं। अब ऐसे ही, अब बात है मेन हमारे पास स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अभी तो बात की हमने स्क्वायर की, तो अब जैसे देखो, ये क्या है, इसका स्क्वायर, इसका ये 2 क्या माना जाएगा, स्क्वायर रूट। तो जैसे हम अगर बात करें 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या माना जाएगा, 2।
4 का स्क्वायर रूट क्या माना जाता है 2। ये जो साइन है ये होता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है स्क्वायर रूट। ओके, हम अगर किसी भी नंबर के ऊपर ये लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 4 के ऊपर जैसे लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ 4 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। और स्क्वायर रूट क्या होता है, जिन ऐसे नंबरों से ये बना हुआ है, जैसे 4 किस दो नंबर से बना हुआ है 2 और 2 के मल्टीप्लाई से बना हुआ है, तो इनमें से हम एक नंबर लिख लेंगे, ठीक है, दो, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मतलब दो, ये यहाँ पे 2 की बात हो रही है। अगर जैसे क्यूब होगा तो उसमें हम 3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर की बात करनी है तो 2, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। ऐसे 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 9 3 मल्टीप्लाई 3 से बना हुआ है, तो 9 का स्क्वायर रूट की बात अगर हम करेंगे तो वो क्या होता है 3। ऐसे ही 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5। तो जितने भी टेबल, जैसे 81 है तो 81 का स्क्वायर रूट, क्योंकि वो 9 और 9 की मल्टीप्लाई से बना है, तो वो क्या होता है 9। रूट स्क्वायर रूट 81 का क्या होगा 9। स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा 10। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर रूट यही होता है कि हमें देखो, स्क्वायर हमें कैसे निकाला, हमने किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसे हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा स्क्वायर आ गया। अब हमें 4, अब स्क्वायर क्या आया 4। अब अगर हमें उसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो क्या होगा 4 का हम रूट जब लेंगे, ये साइन यहाँ पे लगाएंगे, तो ये किससे बना था 2 की मल्टीप्लाई से बना था ना, तो 2 ही हम इसका स्क्वायर रूट होगा। तो मेनली यहीं पे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्क्वायर रूट का आपको पता होना चाहिए। जो एग्जांपल्स होंगे उनमें आपको समझ आ जाएगा कि निकालते कैसे अच्छे से, बट आपको अभी इतना पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर होता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो हमारा यहाँ पे ये नंबर आ रहा है जैसे 4 है, तो ये हो गया स्क्वायर। बट अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो ये जैसे दो नंबर थे, इन दो में से हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे नंबर को, तो ये क्या आ गया हमारा 2। तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, क्योंकि दो बार है तो हम सिर्फ एक बार लेंगे, ठीक है, तो 3 हो गया। सो आई होप आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर का मतलब अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि अगर आपको अभी ये समझ नहीं आया तो फिर एग्जांपल्स नहीं कर पाओगे। अभी हमें स्क्वायर रूट निकालने का मेथड भी पढ़ना है कि कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास जैसे दो मेथड्स दिए हुए बुक में 1 एंड 2। सो हम पहले फर्स्ट मेथड समझेंगे, फिर उसका एग्जांपल करेंगे, और फिर उसके बाद हम सेकंड मेथड समझेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे। ओके, सो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड समझते हैं कि फर्स्ट मेथड हमें क्या बताना चाहता है। ओके, सो अभी हम मेथड 1 पढ़ते हैं। तो मेथड 1 में हमें ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ओके, तो हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे मैंने आपको 4 9 ऐसे बताया, तो हम सबसे पहले जो स्क्वायर नंबर जो है हमारा, उसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे अगर हम 4 की बात करें तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, यही होता है ना, जैसे हम इस टेबल में देखें तो 2 और 2। ओके, सो अब हम इनको क्या बोला कि प्राइम फैक्टर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब कन्वर्ट करने के बाद पेयर द फैक्टर्स दैट प्राइम्स इन ईच पेयर दस फॉर्म्ड आर इक्वल। तो अभी जैसे देखो, अभी तो मैंने ये स्मॉल एग्जांपल लिया, अभी जो एग्जांपल हम करेंगे उसमें हम जो बड़ा कोई वर्ड होगा नंबर होगा उसको हम सोल्व करेंगे। तो अभी इसमें हम इसी को देख रहे हैं, तो यहाँ तो जस्ट 2 है, ठीक है, तो हम पेयर भी बनाएंगे तो सिर्फ 2 का पेयर ही बना, सिर्फ 2 ही। ओके, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या पता 3 भी मल्टीप्लाई में आ जाए, 3 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, ये कुछ भी एनी नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे उनका दो दो का, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर जहाँ पे भी स्क्वायर लिखा आ जाए समझ जाओ, मतलब दो 2। ओके, सो यहाँ पे हम पेयर बनाया हमने 2 2 का, और अब इनमें से हम क्या करेंगे, एक प्राइम ले लेंगे। जैसे अभी ये 2 मल्टीप्लाई 2 है, तो इसमें से सिर्फ 2 लेंगे, ये दो बार है बट इसमें से एक ही बार बाहर लेंगे। और जैसे ही अगर यहाँ तो 2 2 है, बट अगर यहाँ 3 भी होता और कोई नंबर भी होता तो हम क्या करते, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 भी होता तो एक 3 वहां से लाते, और फिर उसके बाद उन नंबर्स को क्या कर देते मल्टीप्लाई, फिर उन नंबर्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 3 भी होता तो 2 मल्टीप्लाई 3, और जो आंसर आएगा हमारा 6, जैसे 6 आया तो वो हमारा स्क्वायर रूट। ओके, सो ये मैंने आपको पहला मेथड समझाया। अब इसके हम एग्जांपल करेंगे, उसी से हमें अच्छे से समझ आएगा।
अभी जैसे हमारे पास है स्क्वायर रूट 144 का, हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, ऐसे। अब 2 से देखो ये हो रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो हम वो लिखते हैं 7 और 2, फिर ये फिर से 2 पे 3 और 6, फिर ये फिर से 2 पे जा रहा है, तो ये हमारा 18, फिर 2 पे 9 और फिर 3, 2 पे तो 3 9 डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से होएगा। ओके, सो अब हमने 144 को, अभी हमने क्या किया, 144 के प्राइम फैक्टर्स निकाले। ये क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब पहला स्टेप हमारा हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या था, इनके पेयर्स बनाओ। पेयर मतलब दो दो के, ठीक है। तो अब हमने जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर बना लिया, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर बन गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 का एक पेयर बन गया। यही है नंबर्स, इनके हमने पेयर बना दे। अब इस पेयर में से एक एक नंबर ले लो, ठीक है। तो इस 2 मल्टीप्लाई 2 में से 2 ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 में से 2 ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 में से 3। तो अब जो ये नंबर्स आए इन तीनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो जो 144 है उसका हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कितना आया, 12। और अगर हम वैसे भी देखें, स्क्वायर करो, 12 को मल्टीप्लाई करो 12 से तो कितना आता है, 144। तो जो स्क्वायर होगा उसका वही रूट हो जाता है। जैसे देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये स्क्वायर मिला। अब इसका अगर हमें रूट निकालना है तो वो क्या होगा, जिन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई, एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया तो वही उसका रूट होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मेन चीज आपको समझ आ गई होगी कि स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं। पहले प्राइम फैक्टर्स निकालो, फर्स्ट स्टेप प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर सेकंड स्टेप हमारे पास आएगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हो गया प्राइम फैक्टर्स, सेकंड में हमने इन प्राइम फैक्टर्स को लिख लिया, फिर उनको पेयर बना दिया, मतलब दो दो, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है। क्यूब आएगा उसमें हम 3 के पेयर बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम 2 के बना रहे हैं। सो यहाँ पे थर्ड स्टेप ये, फिर फोर्थ स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हमारा जो आएगा आंसर वो हमारा हो गया स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सेकंड मेथड से निकालने के लिए पढ़ते हैं कि कैसे निकालते हैं एक्सप्रेस। अब इसमें जैसे जो स्टेप वाइज है मैं आपको समझा देता हूँ। जो गिवन परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट मेथड है उसमें किया था, फर्स्ट स्टेप वही सेम है ये, कि हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो हम टेबल्स बना के लिखते हैं वो। फिर उसके बाद एक्सपेंड द एक्सप्रेशन इन स्टेप 1 एज एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब ये यहाँ डिफरेंट आ गया। अब जो क्या करना है यहाँ पे, वो उसमें हम पेयर्स बना रहे थे, यहाँ ऐसा नहीं करना, यहाँ पे इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, ये जैसे ए एन, जैसे 2 रेज टू पावर 2, ऐसे 2 रेज टू 2, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। द स्क्वायर रूट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग हाफ ऑफ द एक्सपोनेंट विद द सेम बेस। तो जो सेम बेस वाले, जिनका बेस सेम है, उनका हम एक्सपोनेंट हाफ ले लें। जैसे देखो ये 1 यहाँ पे 2 है, तो इसका अगर क्या करें, हम हाफ ले लेंगे। तो जो एक्सपोनेंट है ना उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया 2 रेज टू पावर 1। 2 रेज टू क्या बच गया, सिर्फ 1। तो मैंने अभी यहाँ पे आपको एक ही नई चीज बताई कि हम जो पावर में जो रेज टू में जो भी वैल्यू है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस टाइम में हमें यही करना है। ओके, जो स्क्वायर रूट लेते हैं ना हम, स्क्वायर रूट, तो वो यही करता है, वो जो पावर होती है उसको काट देता है। ओके, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट होता है तो जैसे 3 है तो वो 3 को कट कर देता है ऐसे। ओके, वो हम नेक्स्ट आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें देखेंगे। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं 324। ओके, इसके पहले हम जो प्राइम फैक्टर है वो निकालते हैं, 2 से 1, और ये हमारा 6 और 2, फिर 2 से 8 1। अब 2 से ये जा नहीं सकता तो हम 3 पे लेंगे, 3 2, और ये हमारा हो गया 7। ओके, और फिर उसके बाद फिर से 3 पे 9, ये फिर से 3 पे। ओके, सो ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे इनको पेयरिंग नहीं करनी, हम उस वाले फर्स्ट मेथड में पेयर बनाए थे हमने, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये जैसे 2 टाइम्स आ रहा है तो ये 2 रेज टू 2, ये 4 टाइम्स आया तो 3 रेज टू 4। ये हमें पता है, ये इजिली हमें कैसे लिखते हैं इस चीज को। अब
अब क्या करना है, हम इसका रूट लेंगे, तो 324 रूट, ये साइन होता है स्क्वायर रूट का। ओके, सो अब हमने जब ये लिया तो ये जो 2 की पावर यहाँ पे रेस टू था 2, तो इसके साथ भी हाफ, ये मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। और ऐसे यहाँ पे 3 4 और इसमें भी हाफ। तो अब ये क्या बच गया, 2 रेस टू 1 और 3 रेस टू 2, क्योंकि हमने हाफ कर दिया, जो एक्सपोनेंट में टर्म्स थी उनको आधा हाफ कर दिया, काट दिया उनको, ठीक है। सो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे रेस 2, तो यहाँ पे इसलिए हमारा 1 ही बचा, यहाँ पे 4 था तो इसलिए 2 बच गया। तो अब ये जो आया ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट। 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में लिख दो, तो ये क्या आ गया 2 × 9, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9 × 2 = 18। ओके, सो हमारा स्क्वायर रूट, जो √324 का स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 18। ओके, हमारा आंसर क्या आया इसका, यहाँ पे हमारा आंसर आया 18। ओके, सो अभी मैंने आपको सेकंड मेथड भी बता दिया, फर्स्ट मेथड में पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें आपको जो भी इजी मेथड लगे आप वो यूज कर सकते हैं। आंसर दोनों में ही सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आपका आंसर आए, आंसर आपका सेम ही आएगा। इसमें हमने जस्ट प्राइम फैक्टर्स निकाले। ओके, प्राइम फैक्टर्स को फिर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया, फिर उनकी जो पावर्स थी उनको हाफ कर दिया। जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है, जो क्यूब रूट होता है उसका 1/3 करना होता है, ठीक है। सो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट। तो अभी हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से बता देता हूँ कि मेथड 1 में हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो 100 है, 100 के फैक्टर्स, फैक्टर्स दोनों मेथड में ही निकालना है, तो हम 100 के फैक्टर निकालते 250 225। फिर ये हमें डायरेक्ट पता चल रहा है तो हमें कोई डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत नहीं है कि 2 3 4 से चेक करना, हमें डायरेक्ट पता है ये 5 से हो जाएगा। ओके, सो हमारे 100 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 5 × 5, ये वाला स्टेप दोनों मेथड में ही सेम है। ओके, अब मेथड 1 का यहाँ से चलता है, ठीक है। 100, अब इसको क्या कर दो, मेथड में हमें क्या बोल रहे हैं, पेयर बना दो इक्वल वाले के, तो 2 और 2 का पेयर बन गया, 5 और 5 का पेयर बन गया। अब यहाँ से एक ले लो नंबर, यहाँ से एक नंबर ले लो, तो ये क्या बन गया 2 × 5, तो क्या आ गया हमारा 10। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 10, जो कि हमें पता भी है 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। ये मैंने आपको बता दिया जो हमारा यहाँ पे एक मेथड है उससे, जो फर्स्ट मेथड है। अब मैं बताता हूँ इसको मेथड सेकंड से कैसे करना है आपको। सो अभी हम बात करते हैं इसके मेथड सेकंड के। तो यहाँ तक इतना सेम है, तो ये फिर से करने की कोई नीड नहीं है, ये टेबल हमें बनानी है, ये फैक्टर्स हमें लिखने हैं। अब इसमें बस यहाँ पे क्या था, पेयरिंग करनी है कि दो इक्वल है उनको इकट्ठा लिख लो। बट जो हमारे सेकंड मेथड है उसमें ऐसे पेयरिंग नहीं करनी, उसमें हमें क्या करना होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो। अब ये क्योंकि 2 बार आ रहा था, 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 2 रेस टू 2, ये भी 2 टाइम है, तो 2 रेस टू, यहाँ पे 5 रेस टू 2। ओके, अब हमें क्या करना है, रूट 100 का रूट निकालना है, क्योंकि तो ये पावर क्या होगी, हाफ हो जाएगी, तो हाफ से मल्टीप्लाई करवा दो पावर को, ठीक है, दोनों में ही हाफ से मल्टीप्लाई। तो हमारा 2 की पावर कितनी बच गई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो दोनों ही 1 1 बच गया हमारे पास। तो 2 रेस टू 1 और 5 रेस टू 1, जो कि क्या होता है। तो यहाँ पे सेकंड मेथड से भी हमें क्या पता चला कि 100 का रूट क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट 10। ओके, सो मैंने यहाँ पे आपको दोनों मेथड एक ही क्वेश्चन में बता दिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको जो मेथड इजी लगे वही कर लो। यहाँ पे आपको थोड़ा सेकंड मेथड अलग सा लग सकता है, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा न्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें यही है, देखो क्या होता है, ये जो पावर्स होती है इनमें नॉर्मली जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वही मल्टीप्लाई हम इन पावर्स में भी कर सकते हैं। जैसे पावर में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हाफ कर दिया, या फिर अगर हमें पावर में यहाँ पे तो हम जैसे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमें मतलब किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवाना हो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये पावर में ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो उसमें कोई कंफ्यूज मत हो, जस्ट हमने क्या किया 2, अगर यहाँ की 2 की जगह मान लो 4 होता, तब भी हम क्या करते हैं, हाफ 2 से
हाफ से मल्टीप्लाई करवाते तो 2 से 4 कट जाता, 2 रह जाता। तो ऐसे ही हम और भी जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अभी इसमें मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बता दिया, स्क्वायर रूट के बारे में बता दिया, फिर हमने स्क्वायर निकालना हमें पता ही है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड चीज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है, किस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आ रहा है, नया नंबर, तो जो स्क्वायर आ रहा है हमारा उसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। जो हम उस एक नंबर को निकाल ले जिसकी मल्टीप्लाई खुद से करवाई और हमारा स्क्वायर आया। उसके हमारे पास दो मेथड है, मेथड 1 मेथड 2। एक में हम पेयरिंग करते हैं और एक में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है क्यूब्स की। तो जैसे कि स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा होता है स्क्वायर। ओके, ऐसे क्यूब क्या होता है, अगर उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 है, 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 4 और 4 2 8। तो हम क्या करते हैं इसमें क्यूब के अंदर, हम एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, जैसे कि हम स्क्वायर में करते थे, स्क्वायर में हम सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, 1 को तुम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करवा लो 1 ही आता है। ओके, अब 2 को क्या है कि ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं क्यूब। ओके, और किसी भी जैसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे ही नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब। नेचुरल नंबर मतलब ये 1 2 3 4 5। इसके अब जैसे नेचुरल नंबर 1 है, उसका स्क्वायर क्या है, 1 ही, क्यूब 1 है। 2 है, उसका स्क्वायर 4, उसका क्यूब 8। ओके, सो इस 8 को हम परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, 4 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है क्यूब का। तो ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो ये क्या है, 27। 27 क्या होता है हमारा, 27 होता है हमारा क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे ये कैसे, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27। तो इसको ही हम बोलते हैं क्यूब। तो ऐसे ही हम अगर 4 की बात करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 4 64। तो ऐसे ही काफ़ी सारे नंबर्स है। 5 का करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 125। तो ऐसे ही हम जितने भी नंबर्स हैं उनको जस्ट हमें क्या करना होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारा क्यूब आ जाएगा। ओके, सो इसमें आपने अभी क्यूब्स के बारे में पढ़ा कि क्यूब हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्यूब रूट्स किसको बोला जाता है। ओके, क्यूब रूट्स, अभी जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट बोला तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट जैसे 100 का है, स्क्वायर रूट 100 का क्या होगा, 10। और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100, ये होता है स्क्वायर में। बट यहाँ पे क्यूब रूट में क्या होता है, एक तो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, क्यूब। और यहाँ पे अगर हमें मान लो यहाँ पे 8 का, यहाँ पे हम 8 का क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि हमने 2 को ही तो 3 बार मल्टीप्लाई करके 8 बनाया है। ओके, सो जैसे यहाँ पे स्क्वायर में होता था, जो स्क्वायर होगा उसका वही स्क्वायर रूट होता है उनमें से एक। अब इनमें 3 है तो 3 में से हम इसमें एक लेंगे, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। स्क्वायर में हम 2 होते हैं, 2 की बात करते हैं, 2 में से एक लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 में से एक लेंगे जो कि 2। तो 8 का क्यूब रूट क्या आ गया, 2। ऐसे 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 27 का, क्योंकि वो 3 मल्टीप्लाई 3 से बनाया है, तो हमारा क्यूब रूट क्या आ गया, 3। ऐसे 4 का हमें अगर मान लो 64 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट, तो वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और जो कि क्या आ जाएगा, 4। तो सबसे पहले आपको इस साइन का होना चाहिए कि कुछ भी नंबर यहाँ लिखा मिल जाए, जैसे ए मान लो कोई भी नंबर, तो ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ओके, सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्यूब होता है, क्या क्यूब रूट होता है। ओके, सो जैसे सिंपल है, जैसे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर था, वैसे ही बस वहां पे क्या हो जाता था, 2 टाइम्स होता था, 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 बार पेयरिंग करो। यहाँ पे 3 बार हो जाएगा, बस यही डिफरेंस है। 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार में मतलब 3 नंबर्स को पेयरिंग करनी है, ऐसे मतलब वो जो आप अभी
एग्जांपल्स करोगे, मेथड्स पढ़ेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपने स्क्वायर रूट वाला इजीली समझ में आ गया तो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसके लिए भी जैसे स्क्वायर रूट के भी हमारे पास 2 मेथड्स थे, यहाँ भी हमारे पास 2 मेथड्स है। तो पहले हम मेथड्स डिस्कस करेंगे और फिर उनके एग्जांपल्स, ओके, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सब समझ आ जाएगा। सो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड हमें क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस द गिवन परफेक्ट क्यूब एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जो हमने स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट के 2 मेथड डिस्कस किए थे वही है ये, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ जस्ट पेयरिंग 3 वाली हो जाती है, ओके, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उस टाइम बताया था आपको, जैसे यहाँ 9 ले लिया, ठीक है, या फिर हम बात कर ले 27 ले लेते हैं। तो 27 का क्या हो जाएगा, 3 9 3 और फिर 3। तो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 27 के, ओके। सो अब देखो यहाँ पे ग्रुप द फैक्टर्स सच दैट द प्राइम्स इन ईच ग्रुप दस फॉर्म्ड आर 3 इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल फैक्टर्स, ओके, इक्वल होने चाहिए, जो सेम है, ठीक है, इनको एक ग्रुप में लिख दो। तो अब क्योंकि यहाँ तो जस्ट हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 ही है यहाँ पे, इसके अलावा कोई है ही नहीं, तो ये तीनों का एक ग्रुप बन गया। अब इनमें से हमें एक नंबर बाहर लेना है। चूज वन प्राइम नंबर ईच ग्रुप एंड मल्टीप्लाई ऑल सच प्राइम्स। तो फ्रॉम ईच ग्रुप मतलब हर ग्रुप में से हमें, अब यहाँ तो क्योंकि एक ही ग्रुप बन रहे हैं 3 का, अगर यहाँ एक से ज्यादा बनेंगे जैसे स्क्वायर में बनते थे तो स्क्वायर रूट वाले कॉन्सेप्ट में, तो वही यहाँ पे है सेम, ओके। यहाँ पे हम ये ले लेंगे और फिर उसके बाद उनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ तो जस्ट 3 बार आ रहा है, तो ये 3। अब हमें पता है रूट 20, यहाँ पे क्यूब रूट 27 का क्या होता है, 3 होता है, ओके। तो ये हमने इस मेथड से निकाल लिया। अब हम इस मेथड को, जो इसका एग्जांपल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 216 की, ओके। सो जो हमारा एग्जांपल है वो क्या बोल रहा है, हमें 216 का क्यूब निकालो, क्यूब रूट। तो यहाँ पे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर्स हम 2 से, तो यहाँ पे 1, ये 10 और फिर हमारा 8, ओके, फिर ये 2, ये 5 और ये हो जाएगा हमारा 4, फिर ये फिर से 2, फिर 2 7, अभी 2 पे तो जाएगा नहीं, 3, तो ये 9, फिर 3, ओके। तो अब यहाँ पे हमने इसके क्या लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। तो अब इनकी पेयरिंग करनी है, सेकंड स्टेप क्या है, पेयरिंग। बट यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट है, ध्यान देना है, तो यहाँ पे 3 की पेयरिंग होगी, ना कि 2 की। उसमें तो क्या था, हम 2 की पेयरिंग करते थे। क्यूब की बात करें तो हम 3 की पेयरिंग, तो हमने 3 की पेयरिंग कर दी। अब दोनों इनमें से जो अलग अलग नंबर है, ये 3 3, तो इनमें से जस्ट एक नंबर बाहर आएगा, ये भी जस्ट एक नंबर बाहर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स की क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, 6। तो 216 का क्यूब रूट क्या आया हमारा, 6। तो हमारा क्यूब रूट क्या आ गया, 6। तो ये वाला भी देखो, अगर आपने स्क्वायर रूट वाला समझ लिया है अच्छे से, ठीक है, तो उसमें अगर आपको स्क्वायर रूट वाला अच्छे से समझ आ गया तो ये वही सेम चीज है। यहाँ पे जस्ट हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, जस्ट यहाँ पे 3, ठीक है, 3 का पेयरिंग बन रहा है। वहां स्क्वायर रूट में क्या बनता था, 2 की पेयरिंग, और फिर उसके बाद उसमें भी जस्ट इनको एक एक को बार लेना था और यहाँ मल्टीप्लाई करना था। इसमें भी हमने सेम वही मल्टीप्लाई किया है। तो ये मेथड था हमारा क्यूब रूट निकालने का, ये फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकंड मेथड कर रहे हैं क्यूब रूट्स निकालने का। तो इसमें एक्सप्रेस द गिवन, अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस द गिवन परफेक्ट क्यूब, इसको हम प्राइम फैक्टर सेम वही जो हम स्क्वायर रूट में कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 8 का यहाँ बता देता हूँ, 8 2 4 2 2। तो यहाँ पे इसका क्या है, 8 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट टाइम में जस्ट ये लिखना है। सेकंड में हमें एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हम मैंने कि बताया था आपको क्या होता है, जैसे हम ए की पावर एन, ए रेस टू एन ऐसे। तो यहाँ पे 3 टाइम पे है 2, तो यहाँ पे 2 रेस टू 3 ऐसे आता है, ओके। अब ये आ गया हमारे पास। अब इसका क्या करना है, हमें 1/3 लेना एक्सपोनेंट का। 1/3 मतलब जैसे स्क्वायर रूट में हम हाफ ले रहे थे, यहाँ 1/3। तो ये जो क्यूब है इसमें इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या, 2/1, और जिसको हम 2 बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट, क्यूब रूट
8 का क्यूब रूट क्या आया 2। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, और हमें ये भी पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो खुद से सेम, और वो आ जाएगा 8। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने ऑलमोस्ट बिल्कुल कुछ भी डिफरेंस है यहाँ पे, जस्ट एक डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3, जैसे 1/3 की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट में क्या था 1/2 कर रहे थे। ओके, यही डिफरेंस है। ओके, क्यूब और स्क्वायर में यही डिफरेंस होता है, स्क्वायर में हम 2 की बात करते हैं हमेशा, और क्यूब की हम 3 की बात करते हैं। ओके, सो अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्यूब रूट निकालना है 1000, तो सबसे पहले हम 1000 के फैक्टर्स निकालेंगे, और वो हम 2 से करते हैं। पहले 2 500, फिर यहाँ पे 2 तो 250, यहाँ पे फिर 2 125। ओके, फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 से तो जाएगा नहीं, ठीक है, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐड करके देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 8 3 टेबल में आता नहीं, 4 से भी नहीं जा रहा, तो ये सीधा 5 से जाएगा। तो यहाँ पे 5 से 25 पे, ओके, और ये 5, और ये फिर से 5। तो अब हमारे 1000 के फैक्टर्स क्या बन गए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो अब हमें इसकी क्या करनी है, पहले वाले जो मेथड था उसमें हम क्या करते थे, इसके पेयरिंग कर रहे थे कि 3 3 का पेयर बना दो, बट यहाँ पे हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एक्सपोनेंशियल में ये जैसे 3 टाइम्स है, ऐसे ये भी 3 टाइम्स है, तो इनको क्या लिखेंगे 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻3। अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेस टू में है वहीं पे उसको क्या कर दो 1/3 मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर दो 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, बचा गया 2 इंटू 2⁻1 और इंटू 5⁻1, और इसको हम सिंपली 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचा 10। तो हमारा जो आंसर आया, जो 1000 है हमारा, उसका क्यूब रूट क्या बना 10, और हमें ये भी पता है 10 का क्यूब क्या होता है, वो क्या होता है 1000। ओके, 10 का क्यूब 1000 होता है, और 10 का और 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। ओके, इसमें हमने वही किया, देखो मैं ऑलरेडी आपको 2 बार मेथड मैंने स्क्वायर रूट के लिए बता दिया, 2 बार क्यूब रूट के लिए, और सब में ये फर्स्ट स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही रहेगा, हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। स्क्वायर रूट वाले में क्या हो जाता है कि एक मेथड में तो यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं 2 की, बट क्यूब में वाले में, क्यूब रूट में हम 3 की पेयरिंग करते हैं, और फिर उनमें से एक एक निकालते हैं, ठीक है। और एक एक यहाँ पे जैसे यहाँ 2 3 बार है, तो उनमें से जस्ट एक ही 2 निकलेगा, यहाँ पे फिर एक ही बार 5 बार निकलेगा, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पे हम अगर एक्सपोनेंशियल की बात करें, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पहले एक्सप्रेशन में, और फिर उसके बाद इनका क्यूब रूट के, ये जैसे पावर में जो होता है उसको यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 हो जाता है, नहीं तो 1/2 हो जाता है, ठीक है, 1/3 या फिर 1/2। ओके, सो फिर उनको मल्टीप्लाई करवा दो, आपका आंसर आ जाता है। तो ये मेनली आपके 2 मेथड्स थे, दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम मेथड है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। और अभी इनके कुछ पॉइंट्स है वो और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमें अगर क्या दिया है, देखो ये एज हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइप होता है। तो सबसे पहले क्या है, √x+y, ओके, और इसको क्या बोलेंगे हम, नॉट इक्वल टू √x+√y। ओके, सो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम x और y क्या होते हैं वेरिएबल, जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होगी आगे जाके, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज ऐसे ही x y नहीं में चलेगी, ठीक है। तो x y का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल, मतलब इनकी जगह जैसे हम a ले रहे थे, a की जगह हमने कोई भी वैल्यू पुट कर दिया, ऐसे हम यहाँ भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर हम ले ले जैसे यहाँ पे 9 और यहाँ ले लेते हैं 4, ठीक है। तो ये देखो रूट, ये क्या बोल रहे हैं कि ये चीज इस वाली साइड के इक्वल नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया 9 और 4 का। इस चीज में हमने सेम, देखो x को हमने ले लिया
9 और y को ले लिया 4। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं होती। तो जो रिजल्ट हमारा ये आएगा वो सेम ये रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे 9 + 4 क्या हुआ हमारा, √13। पर ये क्या हुआ हमारे, देखो 9 का रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का 3, और 4 का क्या होता है 2। तो ये तो हमारा 5 आ गया, ये वाली साइड तो हमारी 5 आ गई, बट ये क्या है, √13। तो ये यही बोल रहा है कि ऐसी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। अभी आप जब जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उनमें पता चलेगा कि कुछ इक्वल भी होती है। अब वो कैसे इक्वल होता है वो उसमें पता चलेगा, ठीक है। बट इसमें ये क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी भी दो नंबर का सम करने के बाद, ऐड करने के बाद रूट ले, और या फिर उनका रूट लेके ऐड करें, इसका मेन मतलब यही है कि अगर हम दो नंबर्स का क्या कर दे, रूट ले लें, वो किसके इक्वल नहीं होगा कि उन दोनों के रूट अलग अलग ले लो और फिर ऐड कर दो। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो चीज़ क्या होता है, मतलब पॉसिबल क्या नहीं है कि वो इक्वल नहीं हो सकती, वो क्या होगी हमेशा नॉट इक्वल, मतलब इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि जस्ट हमने क्या किया, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और उसका रूट स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पे क्या किया कि दोनों नंबर्स का पहले स्क्वायर रूट लिया और फिर ऐड किया। तो ये चीज़ दोनों क्या आई, इक्वल नहीं आई। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें अगर किसी दो नंबर्स का रूट दे दिया और ऐड कर दिया तो उसको हम कैसे, और बोल दे कि हाँ ठीक है इसको निकालो, इसका आंसर निकालो, तो आप क्या करो कि उनको सेपरेटली रूट निकाल के ऐड कर दो। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपका आंसर फिर गलत आएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ इक्वल नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, √x माइनस यहाँ पे रूट के अंदर x माइनस वाई करें, सो वो इक्वल नहीं होता √x माइनस √y के सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करने से। तो इसका मतलब क्या है, पहले आप ये समझो। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई दो नंबर दे दे और उनका क्या बोले, सब्ट्रैक्ट करने के बाद रूट स्क्वायर रूट लो, या फिर उसका हम क्या बोल दे कि उन दोनों नंबर्स का पहले रूट ले लो और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, तो वो चीज़ इक्वल नहीं होती, हमें ये मतलब है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे हमने 4 और 9 का ले लिया एग्जांपल, तो x को मान लो 9 और y को मान लो 4, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको, यहाँ पे ये क्या आया, ये तो हमारा, ये हमारा क्या आ गया, 9 में से 4 गया 5, √5। और ये मैं अनइक्वल इसलिए लेके चल रहा हूँ यहाँ पे नॉट इक्वल वाला साइन, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इक्वल नहीं है। अब वो कैसे नहीं है, देखो यहाँ पे ये √9 माइनस √4, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो ये था कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद रूट लेना है। इस वाले स्टेप का, ये राइट हैंड साइड का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि √9 मतलब 3 माइनस √4 2, तो ये तो क्या आ गया 1। तो √5 नॉट इक्वल टू 1। कभी भी आपको पता होगा कि √5 जो है वो 1 नहीं होता, 1 के इक्वल नहीं होता, ये हमें पता है। तो यही इसमें दिया हुआ है कि हमें ऐसा नहीं करना कि अगर हमें किसी दो नंबर का बोल दे कि पहले उनको सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसको रूट कर दो, और उनको सेपरेटली पहले रूट निकालो और फिर सब्ट्रैक्ट करो, तो वो इक्वल नहीं आता। ये हमारी प्रॉपर्टी है। पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने प्लस किया था और वो भी इक्वल नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो दोनों हमने एक्स वाई वही रखा दोनों तरफ, बट फिर भी इनका जो रिजल्ट है, जो भी हमारा सोल्व करने वाला आंसर आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। इस तरफ से हम सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इस तरफ से सोल्व कर रहे हैं तो √5 आ रहा है, और जबकि 1 और √5 इक्वल नहीं होते। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी बताई है स्क्वायर रूट के बारे में, और इसमें आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वैसे इसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताया है। ओके, यही ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हम कभी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें यूज हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी तक मैंने जो बताया आपको, क्या क्या बता दिया मैंने, √x प्लस वाई नॉट इक्वल होगा √x माइनस √y के। ओके, ऐसे यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, ऐसे ही अगर x माइनस वाई है वो भी नॉट इक्वल होगा। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो होती है इक्वल, ठीक है। अगर हम क्या करें, x को मल्टीप्लाई करें y से और इनको अलग अलग भी मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल ही रहेगा। ओके, वो कैसे रहेगा वो हम देखते हैं।
अभी जैसे मैंने दो एग्जांपल ले लिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं 9 और 4, तो x को मैं मान लेता हूँ 9 और y को मान लेता हूँ 4। तो अब हम करते हैं इसको, देखो यहाँ पे x की जगह लिख दो 9, y की जगह 4। फिर इस तरफ यहाँ पे भी हम अगर सोल्व करके देखें तो रूट क्या ले लो 9 और यहाँ पे रूट ले लो 4। ठीक है, तो इनको हम सेपरेटली भी सोल्व करें तो ये सेम ही आएगा। देखो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 36, और यहाँ पर रूट 9 का रूट क्या होता है 3 और 4 का रूट क्या होता है 2। ओके, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब रूट 36 क्या होता है वो हम निकाल लेंगे, हमें पता है रूट, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था 10 तक के रूट तो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। ओके, सो यहाँ पे 6 का ये, तो ये स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारा 6। ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 6, या फिर आप ये रूट जो मेथड्स मैंने बताया वहां से भी निकाल सकते हो। हमारा ये आंसर इक्वल आया। लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई हमारी इक्वल। इक्वल आने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी सही है। ये हमें क्या बताती है कि अगर हम किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दे और फिर रूट ले ले, या फिर दोनों के पहले रूट ले ले स्क्वायर रूट और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या होगा हमारा आंसर सेम होगा। ठीक है, इक्वल रहेगा हमारा आंसर। उसमें ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा पहले हो रहा था कि हमने एक्स प्लस वाई को ऐड किया और फिर रूट लिया, और पहले रूट लिया और फिर ऐड किया, तो वो इक्वल नहीं होंगे। बट यहाँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ इक्वल होंगे। मैंने आपको तीन प्रॉपर्टीज बता दी है। सबसे पहले थी कि एक्स प्लस वाई नॉट इक्वल टू रूट एक्स प्लस रूट वाई, रूट एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल रूट एक्स माइनस रूट वाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी दो नंबर को ऐड करो और स्क्वायर रूट ले लो, या फिर स्क्वायर रूट लो और फिर ऐड करो, तो ये आंसर सेम नहीं होगा। ऐसे इसमें सब्ट्रैक्ट में भी सेम नहीं होगा। बट जब हमने मल्टीप्लाई करवाया और फिर रूट लिया, या फिर रूट ले लो और फिर मल्टीप्लाई करो, तो आंसर सेम आएगा। तो अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को डिवाइड करवा दे और फिर रूट ले ले, या फिर पहले रूट लेके फिर डिवाइड करवाएं, तो हमारा आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 100, ओके, और यहाँ पे हमने ले लिया 25। ओके, सो x को हमने मान लिया 100, y को मान लिया 25। ऐसे यहाँ पे भी x को मान लो 100 और y को मान लो 25। तो अब देखो यहाँ पे 100 को 25 से डिवाइड करो तो क्या आता है हमारा 4। ठीक है, तो रूट 4 बचेगा। यहाँ पे 100 का रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आता है 100। ये मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। सो यहाँ पे 10 और 25 का रूट क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 5, 25। तो 25 का रूट क्या होगा 5। तो अब ये 5 से 10 2 पे। ठीक है, और रूट 4 क्या होता है 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 4 स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। तो 2 इक्वल टू 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है इक्वल राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल सही बता रही है। क्या बता रही है कि अगर हम किसी दो नंबर को डिवाइड कर दे और रूट ले लें, या फिर पहले रूट ले लें और फिर उनको डिवाइड करें, तो जो आंसर है हमारा इक्वल आएगा। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। मैंने अभी आपको जो स्क्वायर रूट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, ये चार प्रॉपर्टीज हैं, उनको बाय एग्जांपल, मतलब एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको समझाया है कि वो बताना क्या चाह रहे हैं। जस्ट ऐसे नहीं है कि जैसे थ्योरी लिखी हुई है तो मैंने जस्ट आपको वही बता दिया। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल लेके बताया कि वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं। इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे तो इक्वल आता है। ठीक है, चाहे आप रूट पहले ले लो बाद में ले लो, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होगा। अब हम क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टी बताई, वैसे ही मैं आपको अब क्यूब रूट की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि हमें क्यूब रूट एक्स डिवाइड वाई इक्वल टू क्यूब रूट एक्स डिवाइड क्यूब रूट वाई। ओके, सो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हम जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं x को मान लो 1000 और y को मान लो 125। ओके, सो अब हम इनका क्या, x की जगह पे 1000 लिख दो
और y की जगह क्या लिख दो 125 और उसका क्यूब रूट। ऐसे यहाँ पे क्यूब रूट लेना है 1000 का और क्यूब रूट लेना है 125 का। तो यहाँ पे देखो 125 से 1000 को कैंसिल करोगे तो 8। ओके, सो रूट क्यूब रूट किसका लेना है 8 का। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, जो कि मैं एक एग्जांपल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो आप वहां से देख सकते हो। और ऐसे 125 का रूट क्यूब रूट होता है 5। ओके, ये कैसे आया, क्योंकि 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 5 5 25 25 और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। ये इसका क्यूब है तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 5। ऐसे 1010 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1010 का क्यूब है और इसका क्यूब रूट क्या आएगा 10 तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो क्या रह गया 2। ऐसे ही 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 8। और ऐसे ही 8 इसका क्यूब है तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा 2। तो यहाँ 2 आ गया, तो 2 से 2 इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो रिजल्ट है ये बिल्कुल सही है। हमने ये मतलब बिल्कुल हम जो एक एग्जांपल हमने लिया उसको देखा कि हाँ क्या ये प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई हो रही है, क्या वो एग्जांपल लेने के बाद हमारा रिजल्ट सही आ रहा है, तो हमने ये देखा तो ये सही है। तो ये चीज़ हम किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये इस नंबर पे हमने अप्लाई की तो ये हो रही है अप्लाई। और वैसे तो ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव्ड है सब कुछ, बट मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल से बता रहा हूँ कि इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला कि अगर हम किसी दो नंबर का पहले डिवाइड कर दें और क्यूब रूट लें, या फिर दोनों को अलग अलग क्यूब रूट ले लें और फिर डिवाइड कर दें, तो वो एक ही होगा। तो अब जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर है, उसका पहले हमें डिवाइड करना है फिर क्यूब रूट लेना है, और मान लो हम सोच रहे हैं नहीं होगा, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, उन दोनों नंबर्स का अगर हमें क्यूब रूट पता है तो या फिर हम क्यूब रूट निकाल लें, तो पहले उनके क्यूब रूट निकाल लो और फिर उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम मतलब इसका मतलब ये है कि इस चीज़ की जगह पे हम इस वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पे इसको, क्योंकि ये दोनों चीज़ क्या होती है इक्वल। ओके, सो और ऐसे हमें हमारे पास एक और दो प्रॉपर्टीज हैं, वो और मैं बता देता हूँ कि क्यूब रूट, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट हमेशा पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का क्यूब रूट नेगेटिव। तो जैसे अब यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है 1000, तो इसका क्यूब रूट क्या है 10, तो वो भी क्या है पॉजिटिव। पर अगर यहाँ पे होता है -1000, तो उसका क्यूब रूट भी क्या होता है -10। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी का क्यूब रूट ले, अब पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का लेंगे तो नेगेटिव होगा। पर स्क्वायर में क्या होता है, जैसे हमने स्क्वायर लिया 10, ठीक है 10 का स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है 100, ठीक है। अब अगर हम ऐसे -10 का स्क्वायर लेंगे वो भी क्या हो जाएगा 100। क्यों, क्योंकि ये -1 की पावर क्या हो जाते हैं 2, जो कि होते हैं इवन, इवन होते तो वो 1 बन जाता है। तो 1 बन गया, माइनस जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ थी वो पॉजिटिव बन गई, तो हमारा 100 आ गया। बट वो चीज़ यहाँ नहीं होती, क्यूब में वो क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पावर 2 की जगह 3 आती है। ठीक है, जैसे हम -10 का क्यूब करें तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 ओड पावर है, ओड में माइनस माइनस ही आएगा। क्यों, क्योंकि 3 में हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो ये 2 बार -1 है, ये तो पॉजिटिव बन गया, पर ये -1 एक और रह गया, तो ये नेगेटिव ही रहता है। तो इसका मतलब यही इन्होंने बताया है कि अगर हम माइनस का किसी का भी क्यूब रूट लेते तो हमेशा माइनस ही रहेगा, पॉजिटिव का लेते तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्यूब रूट भी पॉजिटिव होगा, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका क्यूब रूट भी क्या होगा नेगेटिव होगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे आप वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।